नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी छाई हुई है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह दौर किसी त्योहार से कम नहीं है। भारत में भी फुटबॉल की दीवानगी फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन फुटबॉल को अभी वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया है अपने देश में जो दुनिया के बाकी मुल्कों में है। लेकिन भारत के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जाकर आपको भारत में फुटबॉल के असली क्रेज का पता चलेगा। बेशक इन इलाकों में फुटबॉल को लेकर बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है, लेकिन फुटबॉल की दीवानगी ऐसी है कि कोई भी दंग रह जाए। आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे गोवा, केरल और कोलकाता और दिखाएंगे भारत में फुटबॉल की असली दुनिया। तो आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो भारत भले ही फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया हो, लेकिन फुटबॉल को लेकर भारत में दीवानगी की कोई कमी नहीं है। देश के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां के लोगों की रगों में फुटबॉल ही दौड़ता है। ऐसा ही एक प्रदेश है गोवा। गोवा के लोगों के लिए फुटबॉल किसी धर्म से कम नहीं। खूबसूरत समुद्री तट, पर्यटन और जिंदा दिल लोग। गोवा हर नजर से दुनिया भर के सैलानियों की पसंद रहा है, लेकिन गोवा की एक और पहचान है, वो है यहाँ का फुटबॉल प्रेम। और बात जब फीफा वर्ल्ड कप की हो तो लोगों का जोश देखते ही बनता है। गोवा की इन गलियों में इन दिनों ये नजारे आम हैं। और ये उत्साह पणजी या मारगोवा जैसे शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी एक जैसा है। सबकी नजरें अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट खिलाड़ियों पर हैं। Football for Goa is like, it's like a religion. I mean, you can see from the flavor of this World Cup in Goa where all they have, these were not there during our times. But now if you see, they have been advertising everywhere. I mean, every particular pub or maybe a club or even an open space, maybe with some particular screen, showing all these matches. So I think that is it. गोवा ऐतिहासिक तौर पर एक यूरोपीय कॉलोनी था। यहाँ के लोग मानते हैं कि फुटबॉल के लिए ये दीवानगी उन्हें विरासत में मिली है। See, Goans are passionate about football. I think a lot of culture that we have in Goa is influenced by the Portuguese. You must have seen the Portuguese is very much, it's a football-loving nation. So even Goans here, we love football. It's not just the Urrak and the Feni that we love. We also love football a lot. So you must have seen on the roads of Panjim and in the villages, people are donning the Portuguese or the Brazilian flags, and so there's a lot of passion for football here in Goa. गोवा में फुटबॉल खेल से कई ज़्यादा बढ़ के है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि गोवा की कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सैलानी आते हैं और लोग मस्ती करते हैं, वहाँ पर फुटबॉल देखने को ना मिले। ये सिर्फ किसी स्पोर्ट्स बार या क्लब की नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है ताकि हर एक इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा सके। गोवा में आपको इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हर जगह देखने को मिल जाएंगी। मकसद है फुटबॉल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। स्थानीय बाशिंदे हो या सैर पर निकले सैलानी, इन स्क्रीन्स पर मैच देखकर हर कोई रोमांचित हो जाता है। पणजी का डॉन बॉस्को स्कूल पिछले 4 सालों से इसी तरह फुटबॉल टूर्नामेंट को बड़ी स्क्रीन के जरिए आम लोगों तक पहुंचा रहा है। इसकी शुरुआत स्कूल के ही एक पूर्व छात्र ने की और आज ये बड़ी स्क्रीन लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। We can see from all the numbers that come in for every game, it's like every team has hundreds of supporters. The stands over here, the oratory is almost full at times. So you can see that the craze is still there of football, and with ISL, I guess it has improved a lot. गोवा के स्कूल फुटबॉल के इस महासमर को जश्न के अंदाज में मनाने में भी पीछे नहीं है।
फुटबॉल के लिए यहाँ प्यार दशकों पुराना है और ये झंडे और बैनर बता रहे हैं कि ये प्यार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। To my knowledge, I believe at least here in Panjim it started sometime in 1947, because I know that the founders of this institution, when they landed up in Goa around that time, the first thing they did was they took a football, because they were Spanish priests who came in, Salesians of course, Don Bosco fathers, and they started playing football in the evening with the students, and that is how they managed to attract a number of students, and get around them, because basically they came looking out for them. इन युवा खिलाड़ियों का दिन सूरज ढलने से पहले शुरू हो जाता है। इनका सपना है एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का। ये जानते हैं कि इस सपने का सफर ट्रेनिंग ग्राउंड से होते हुए क्लब मैचेस, इंटर स्टेट और फिर नेशनल टीम से होकर गुजरेगा। इसलिए मेहनत से कोई समझौता इन्हें मंजूर नहीं। For us now, the academy, I'll talk about my academy team. The program is been said like it's a 10-hour a week. Last year we were doing 10 hours a week. Means the program was 10 hours. So this year it is 12 hours. So our technical director, Kech Naido, he has emphasized on technique. Without technique you cannot do anything. वर्ल्ड कप जैसे फुटबॉल के बड़े आयोजन लोगों के लिए मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऐसे युवा खिलाड़ियों के लिए अनुभव और अपने हुनर को सुधारने का मौका भी लाते हैं। टीवी स्क्रीन पर ही सही, गोवा का हर युवा खिलाड़ी अपने पसंदीदा फुटबॉलर से हर वक्त कुछ न कुछ सीख रहा है। फुटबॉल गोवा की रगों में बसता है। इस खेल के लिए जुनून और दीवानगी यहाँ वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है। गोवा के लोगों का फुटबॉल प्रेम सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि फुटबॉल दरअसल यहाँ की संस्कृति का अटूट हिस्सा बन चुकी है। कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी, गोवा। और गोवा के बाद अब चलते हैं केरल। कहा जाता है कि केरल के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही है, लेकिन हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में खास बात यह है कि हम आपको दृष्टिबाधित फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल केरल के कोची में दृष्टिबाधित फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन की मदद से तैयार ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन के बैनर तले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके इन खिलाड़ियों का सपना 2022 में होने वाले विश्व कप फुटबॉल और 2024 में पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई कर कप जीतना है। सटीक गोल और खिलाड़ियों में जीतने का जज्बा, ये बताने के लिए काफी है कि आंखें नहीं है तो क्या, पर जुनून तो है। आपको मिलाते हैं अरुणाचल के गैब्रियल से, जो इस टीम का मेसी कहा जाता है और इसी साल जापान की टीम को जापान में हुए वर्ल्ड ग्रां प्री में विजयी गोल दागकर हराया था। देहरादून का पंकज राणा अटैकिंग प्लेयर है, जिसका मकसद अर्जुन पुरस्कार जीतने का है। Regarding football, I want India to lift our ranking and to go to the Paralympics in next 2022 और 2024। पहले मुझे फुल दिखाई देता था, जब मैं 5-6 साल का हुआ तो धीरे धीरे मेरी जो आंखों की रोशनी है ये बंद होने लगी, धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर मैं NIVH में जैसे अपनी पढ़ाई ख़त्म हुई सर, जैसा NIVH में आया तो वहाँ मेरे कोच थे नरेश नयाल सर। मुझे पहले पता भी नहीं था कि ब्लाइंड फुटबॉल खेल सकता है। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे खेलते हैं, उन्होंने मुझे बताया और तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैं इसमें लगातार प्रैक्टिस करने लग गया। तो 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला सर मैंने जापान, तब से मेरा इंटरेस्ट और आने लग गया। अभी तक मैं 3 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ सर। इंडिया में मेरे अभी तक हाईएस्ट गोल है 2 इंटरनेशनल।
आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद भी इस भारी स्टैमिना और दौड़ने वाले खेल को इतनी सहजता से ये खिलाड़ी कैसे खेल लेते हैं। इनकी इस फुटबॉल के भीतर छोटे घुंघरू होते हैं जो सुनने में मदद करते हैं। इस टीम में 4 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर होता है। 40 गुणे 20 मीटर के मैदान के किनारे साइड बोर्ड की दीवार इन्हें सरहद बताती है और गोल पोस्ट के पीछे से गोल गाइड की आवाज उनके लिए शब्द भेदी बाण की तरह काम करती है। आंखों पर आई पैच और सुरक्षा कवर के लिए है। सुबह के खेल के बाद सेबेस्टियन जैसे कुछ खिलाड़ी नौकरी करने भी जाते हैं। सेबेस्टियन कोलकाता में रेडियो आरजे भी रहे हैं, पर अब सपना बड़ी कप जीतने का है। I am the first person from the academy who got the job. मुझे एक जॉब भी मिली है। मुझे एक डेस्क हेल्प मैनेजर का जॉब मिला है। मुझे डेस्क हेल्प असिस्टेंट का मैनेजर के अंडर हूँ मैं। तो वहाँ हाँ यहीं पे गिरिधर हॉस्पिटल ये नॉमिनेटेड है। एशिया नंबर 1 हॉस्पिटल में नॉमिनेटेड है। फुटबॉल के बाद वहाँ जाके जॉब करते हैं? हाँ मैं यहाँ पे 9:30 बजे यहाँ से मैं जाता हूँ। 9:15 में रूम पे आता हूँ। वहाँ पे फिर रेडी होकर फिर जॉब पे आता हूँ। टीम के कोच और मेंटोर साथ ही पेशे से सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सुनील जे मैथ्यू की कोशिश से इंडियन ब्लाइंड फेडरेशन की शुरुआत बतौर एनजीओ से हुई। पिछले साल ही अकादमी की शुरुआत हुई। देश विदेश में खेलने के लिए भारत सरकार इसे मान्यता तो देती है, लेकिन जिस तरह बीसीसीआई और एआईएफएफ टीम को वित्तीय सहायता के साथ मान्यता देती है, अभी उसका इंतजार है। सुनील का कहना है कि उनका दर्जा अभी एनजीओ का है और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मान्यता है, पर वो नाकाफी है। ये जो एड वगैरह मिलने से अच्छा रहेगा क्योंकि इनको बहुत सारे वी कैन एक्सपैंड आवर वर्क, बट व्हाट वी वांट इज गवर्नमेंट टू प्राइमरीली रिकॉग्नाइज देम। ये गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल जॉब सारे सोच रहे हैं कि सर हम तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम तो इंडिया का नाम लिख के हम बाहर आ रहे हैं ग्राउंड में, इंडिया के लिए हम तो मर रहे हैं ग्राउंड में। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको बस एक बार उनको रिकॉग्नाइज करे कि ब्लाइंड फुटबॉल को भी एक साथ, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट या एथलेटिक्स जो है उनके साथ इनको भी रिकॉग्नाइज करें। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट फंडर्स है टाटा ट्रस्ट जो बॉम्बे में है, वो 3 साल के लिए हमको थोड़ा सा फंडिंग दिया है, मगर ऑब्वियसली इट्स नॉट इनफ। हम चाहते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो है उसका सीएसआर में आए हम ये स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन। सुनील ये भी कहते हैं कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग से लेकर रहने का पैसा और एनजीओ और टाटा जैसे प्रमोटरों से आ रहा है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस के लिए लिया गया मैदान भी उनके दोस्त का है। भारत का स्थान विश्व नेत्रहीन फुटबॉल में 29 है और साल भर पहले से सुधर कर 23 पर आ गया है, जबकि विश्व में 55 से ज्यादा देशों की टीमें हैं, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना अग्रणी हैं। 1998 से हर 4 साल में विश्व कप होता है, जिसे आज तक सिर्फ इन्हीं 2 टीमों ने जीता है। ब्राजील में नेत्रहीनों की 650 से ज्यादा टीमें और क्लब हैं, जबकि भारत में लगभग 17 राज्य नेत्रहीनों की टीमें खेलती हैं। कोची में अब महिला नेत्रहीन फुटबॉल के लिए भी अकादमी खोलने की तैयारी है। फुटबॉल का ये जुनूनी है जिसके चलते आंखों की रोशनी भी इन फुटबॉल के खिलाड़ियों के सामने कोई बाधा बनती हुई नजर नहीं आती, और इनमें से ही कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मेसी, मैराडोना या फिर पेले बनना चाहते हैं और साथ ही अर्जुन पुरस्कार भी जीतना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि उनको सरकार की ओर से और ज्यादा बढ़ावा मिले। केरल में योगेश अग्रवाल के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पुराने कोची यानी फोर्ट कोची में पुर्तगाली और यूरोपियन असर की बदौलत फुटबॉल आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। यहाँ के स्कूली बच्चों से लेकर स्थानीय लोगों में फुटबॉल को लेकर एक जुनून देखा जा सकता है। कोची में जगह जगह लोग फुटबॉल खेलते मिल जाएंगे और यहाँ के स्कूली बच्चे ब्राजील और अर्जेंटीना टीम के खासे फैन हैं। आइए देखते हैं बच्चों के इस उत्साह को। केरल में फुटबॉल की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और हम इस वक्त मौजूद हैं कोची में, जहां छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और यहां इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है जो केरल में फुटबॉल को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। टेल योर नेम। Semil. Which team? Your favorite is which team? Which team is your favorite? Brazil. And which team is your favorite? Nasruddin. Team. Which team better? Brazil. So, who is going to win the final? France. Why France? France is a good team. France is a good team. They are playing very well.
enthusiasm is so high here. आपने जैसा कि देखा यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे हैं फुटबॉल खेलते हैं और ये फुटबॉल उनके समझ लीजिए कि जीन्स में शामिल है और इस फुटबॉल की लोकप्रियता इसी केरल से निकलती है जो भारत का एक बड़ा फुटबॉल का केंद्र है। कोची से योगेश अग्रवाल के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और दुनिया भर में फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक बात अक्सर सभी भारतीयों के मन में कचोटती है कि आखिर कब हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलते देख पाएंगे। फीफा की टीम रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम 97वें पायदान पर है, लेकिन ये जानकर आपको शायद ताज्जुब होगा कि हमारी महिला फुटबॉल टीम 60वीं पोजीशन पर है। शुरू से भेदभाव की शिकार रही महिला फुटबॉल टीम पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। अगर भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उचित बढ़ावा मिले तो मुमकिन है कि वर्ल्ड कप में उसकी खेलने की जो दावेदारी है वो पुरुष टीम पर भारी पड़ जाए। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये हैं शांति आइच मलिक। उम्र बीत गई फुटबॉल खेलते हुए, भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। 1983 में अर्जुन अवार्ड भी जीता है। आज 58 वर्ष की उम्र में लड़कियों को फुटबॉल के गुर सिखाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मजे की बात तो ये है कि रेलवे की सरकारी नौकरी तब मिली जब इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। वैसे शांति मलिक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और हैंडबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, पर जीवन इनका फुटबॉल में बसता है। रंज है तो बस इस बात का कि सारी ऊर्जा लगा दी, जोश खपा दिया, पर खेल और सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। लड़के के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? लड़के लोग बहुत नेडी फैमिली से आता है, घर में पापा के साथ, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ, बाहर के साथ बहुत फाइट करके आता है, लेकिन उन लोग के दिल में बहुत गेम है, बहुत स्पोर्ट्स एबिलिटी है, जो ही गेम होता है। फुटबॉल के बाद थोड़ा होता है लड़के लोग को थोड़ा डेवलप के लिए हर जगह में थोड़ा पैसे देना चाहिए। जो लोग डेवलप करने में तो लोग को थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। जो ऑल इंडिया है और हमारा स्टेट में जो IFA है, वो लोग को सोचता ही नहीं फुटबॉल के लिए क्या डेवलप करना चाहिए। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो आप झट से कहेंगे सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया। लेकिन महिला फुटबॉल टीम की कप्तान का नाम पूछे जाने पर अक्सर सन्नाटा छा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सबसे चमकता सितारा ओइनाम बेमबेम देवी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस टीम की कप्तान के बारे में हमें कम जानकारी है, वही टीम पुरुषों की टीम से कोसों आगे है। हाल ही में फीफा ने जो रैंकिंग जारी की है, उसके अनुसार भारतीय महिला फुटबॉल टीम दुनिया में 60वें पायदान पर है, जबकि पुरुष टीम 97वें पायदान पर। साथ ही महिला टीम को एशिया में 13वां स्थान मिला है। महिला फुटबॉल की यह तब स्थिति है जब भारत में ना तो महिला फुटबॉल की कोई लीग है, ना ही उन्हें मैच फीस दी जाती है और ना उनकी सुनील छेत्री जैसी फैन फॉलोइंग है। बावजूद इसके भारतीय महिलाएं पुरुषों से कई रैंक आगे हैं। There is not better infrastructure because especially I will tell over Calcutta we have women's league, 20 teams are playing, but we need our own ground and own academy, at least a shelter of a dressing room where girls need to be changed. So that in Calcutta, proper Calcutta we don't have. That's why we are going to the districts where they have the infrastructure of playground and the dressing room, which is very much needful. And also not only the playing ground, it's also important the grassroots development. Especially when women have played World Cup, it is important the stage-wise grassroots development. That is also lacking, and we need to be take more interest of our development with the grassroots, especially with the schools and youth players, because for future we can produce lot of good players. वैसे क्या बुनियादी जरूरतें हैं जिन्हें अगर पूरा किया जाए तो प्रदर्शन कई गुना बढ़ सकता है? ड्रेसिंग रूम, क्लीन टॉयलेट, মেয়েদের জন্য স্পেশালি দরকার। অবশ্যই মেয়ে ছেলে দুটোই প্রয়োজন আছে। ছেলেদেরও দরকার আছে, কিন্তু মেয়েদের তো আমরা প্র্যাকটিস করে, আমরা ছেলে মেয়েরা প্র্যাকটিস করে, মেয়েদের আমরা টয়লেট দিই। এই টয়লেট চাবি আমার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ওই টয়লেট পর্যন্ত পরিষ্কার আমি করি, ফিনাইল নিয়ে আসি, আমি ঝাড় দিই, যেহেতু আমাদের ড্রেসিং রুম নেই বলে।
भारतीय महिला टीम की रैंकिंग उत्तरी आयरलैंड, ग्रीस, क्रोएशिया, आइवरी कोस्ट और उरुग्वे आदि से ज्यादा है, पर भारतीय टीम एशिया में चीन और जापान जैसी मजबूत टीमों से कमतर पड़ती है और इसका सीधा असर फीफा की रैंकिंग पर पड़ता है। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह महिला खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना है। इन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। अब देखिए ना, अभी हमारा बंगाल में हम बात बोल रहे हैं, हमारा बंगाल में अंडर 14 टीम नहीं भेजा हमारे पास। आप खुद देखिए कितना लड़कियां है, लेकिन हम जब पूछा आप लोग क्यों नहीं भेजा, हमको एक नहीं बोलने चाहिए, पार्टिसिपेशन करने चाहिए। कितना गोल खाया वो अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन में बच्चा लोग के लिए दिल हो जाता है। और नेशनल खेला वो कोई जगह में जाना है ये लोग सोचता है, लेकिन हर स्टेट में थोड़ा मणिपुर में कैंप है, एकेडमी है, लेकिन और दो एक स्टेट में है, लेकिन अभी अदर स्टेट में नहीं है। भारतीय महिला टीम ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच मई 2013 में फिलिस्तीन में हुए एशियाई खेलों के क्वालिफायर्स के दौरान खेला था, जहां उसे म्यांमार और ताइवान से हार मिली और फिलिस्तीन के साथ मैच ड्रॉ हुआ था। इससे पहले अक्टूबर 2007 से 2010 तक 3 साल के अंतराल में भारतीय महिला टीम ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। जानकारों की माने तो कई और वजह भी महिला फुटबॉल के पतन का कारण हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा धन आवंटन में भेदभाव करना। मसलन 2014 से 2017 के बीच फेडरेशन ने स्ट्रेटेजिक प्लान बजट के तहत फुटबॉल के विकास पर 228 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए। इसमें से महिला फुटबॉल के खाते में कुल 16 करोड़ रुपए आए, यानी महज 6%। 2017-18 में तो हालात और बदतर हो गए। महिला फुटबॉल के विकास पर कुल 2.29 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 3.76%। महिला टीम्स और क्लब्स को देर से तवज्जो देना। इंडियन विमेन फुटबॉल लीग 2 वर्षों पहले 2016 में ही वजूद में आई। 24 जनवरी 2017 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पहली प्रोफेशनल लीग शुरू की। इसमें FC अलखपुरा, JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आइजोल FC पुणे सिटी, राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब, ओडिशा और ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन शामिल है। इस लीग को अच्छा रिस्पांस मिला। जानकारों के मुताबिक इस लीग को देर से लाने का खामियाजा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी भुगतना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबलों की कमी होना। 2017 में अमेरिकी टीम ने 17 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें 13 प्रतिस्पर्धाएं दोस्ताना थीं। इस दौरान भारतीय टीम ने कुल 7 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें सिर्फ 1 प्रतिस्पर्धा दोस्ताना थी। बता दें कि अमेरिकी टीम वर्तमान में सबसे ताकतवर टीम मानी जाती है। समाज का सहयोग ना मिलना। आज का सामाजिक माहौल और खास तौर पर मध्यम वर्ग लड़कियों को खेलकूद में आने से हतोत्साहित करता है। आम माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसका सीधा असर स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली लड़कियों पर पड़ता है। फुटबॉल इससे इतर नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि केवल कमजोर तबके की लड़कियां ही फुटबॉल खेलने के लिए आगे आ रही हैं। उनमें से भी अधिकांश को फुटबॉल में करियर बनता नहीं दिखता, तो वे बीच में ही खेलना छोड़ देती हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों का भरोसा कायम है। नहीं, पैसा तो है नहीं, गरीब आदमी हम लोग क्या करें बोलिए सर। हम लोग का यही ठीक है, इसलिए हम लोग क्रिकेट में जा नहीं सकते, इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं। हमारा हस्बैंड लोग सरकारी नौकरी नहीं करता है, ठीक है, प्राइवेट में काम करता है, 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, तो इस हिसाब से हम लोग के लिए फुटबॉल ठीक है। गरीब लोग के लिए फुटबॉल ठीक है, लेकिन फुटबॉल लड़की लोग को कोई देखता नहीं है सर। सबसे बड़ा बात है लड़की लोग को फुटबॉल का कोई दाम नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग का सपना है कि हम लोग का लड़की लोग भी देश विदेश में जाके खेले, लेकिन वैसा चांस कोई देता नहीं है गरीब लोग को। भारत सरकार महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास योगदान नहीं कर रही है। महिला फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पॉन्सर शायद ही सामने आता है। महिला खिलाड़ियों को सबसे निम्न स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं। जहां मैचों का आयोजन होता है, वहां उनके लिए बेहतर चेंजिंग रूम तक उपलब्ध नहीं होते। इसके बावजूद महिला खिलाड़ी किसी तरह की शिकायत नहीं करती और बेहतरीन कोशिश करती दिखती हैं। महिला खिलाड़ियों के लिए ना तो कोई विदेशी कोच उपलब्ध है और न ट्रेनर। इन बहादुर महिला खिलाड़ियों को विदेशी दौरों पर जाने के लिए मौके बहुत कम मिलते हैं। अब समय आ गया है कि AIFF महिला खिलाड़ियों के बारे में गंभीरता से सोचे।
और महिला फुटबॉल के विकास के लिए कोई ठोस निर्णय ले। अच्छी सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध होने पर भारतीय महिला टीम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की ताकत रखती है। एक दिन हो सकता है कि महिलाएं फीफा विश्व कप में पुरुषों से पहले देश की नुमाइंदगी करती नजर आएं। संदीप यश, राज्यसभा टीवी। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।